और मधु शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। शांति कल माँ को फोन किया था। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत कुछ खास नहीं रहती। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखा आइए। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाएगी। वो भी है, पर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानती हूँ आपको उनकी चिंता हो रही है, पर हम काम छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। हाँ वो बात तो है। खैर फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वही नजदीक की झोपड़ी में रहते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और गरीबी में जीवन गुजारना। एक रात सुजीत गहरी नींद में था कि उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही है। सुजीत, बेटा सुजीत, लौट आ। माँ की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने में लथपथ माँ के बारे में सोचने लगा। हे राम, मेरी माँ ठीक हो। मधु की भी नींद खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? माँ मुझे पुकार रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें गांव चलना चाहिए। ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़कर दोनों गांव पहुँचे और घर पहुँचे थे कि सुजीत की माँ बिस्तर पे अपनी आखिरी सांसें लेती हुई। माँ, माँ। तू आ गया बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। माँ ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुझे ये राज बता के मरूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके अंदर मिर्ची के बीज हैं। जादुई मिर्ची, उसे खेतों में बो दे और मिर्ची उगा। जादुई मिर्ची तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर सुजीत की माँ चल बसी। माँ। सुजीत और मधु फूट फूट कर रोए। माँ जी। कुछ दिनों बाद, आपको याद है ना, माँ जी ने हमें एक राज बताया था। हाँ मधु। ये रहे वो जादुई मिर्ची के बीज, हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ पर इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन सुजीत और मधु दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमें इन जादुई मिर्चियों के उगने का इंतजार करना होगा। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था ये तो उन्हें पता नहीं था, पर दोनों मिर्ची के पौधे के उगने का इंतजार करने लगे। खेतों में बीज बोकर दोनों थके हारे घर लौटे। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी ही होगी। हाँ, तुम जल्दी कुछ बना दो। मधु रसोई में खाना बनाने लगी। कुछ और दिन इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए दोनों सो गए। अगले कई दिनों तक वो दोनों खेतों में पानी डालने का काम करते रहे। ना जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र रखिए। जादुई मिर्चियों में क्या जादू होगा? पता नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज दोनों दूर से खेतों तक पानी लाते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे दिखने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही दिन में मिर्ची उगने लगेगी। हाँ, और इनमें क्या जादू है वो भी पता चल ही जाएगा। हाँ, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज सुजीत और मधु के चेहरों पर मुस्कान आई थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले कैसे ये सब करता। ऐसा क्यों सोचना, अब तो बस जादुई मिर्ची उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत की है। हाँ। सुजीत और मधु को जादुई मिर्ची से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब सुजीत अपने खेतों में पहुंचा, तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। सुजीत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। जादुई मिर्ची उग गई। सुजीत परेशान था। वो दौड़कर घर गया। मधु, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। मधु और सुजीत दोनों खेत लौटे। मधु भी दंग थी। दोनों ने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों निराश हो चुके थे।
घर चलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जादू है। पर माँ जी ने कहा था तो जरूर उसमें कोई जादू होगा। दोनों निराश थे, पर फिर भी मधु ने कुछ मिर्चियाँ तोड़ ली। वो दोनों मायूस होकर घर लौटे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी महीने भर की मेहनत बेकार हो गई। घर जाकर मधु खाना बनाने लगी और जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में बदल गई। ए जी, ये देखिए, सोना? जादुई मिर्ची का कमाल। इसका मतलब ये सच में जादुई मिर्ची है। इसे दाल में डालते ही ये सोने में बदल गई। हाँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। हाँ माँ, धन्यवाद। उस सोने को बेचकर सुजीत ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं थी। जादुई मिर्ची ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहाँ हम शहर के बाहर झोपड़ी में सिलाई करते थे और कहाँ हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। हाँ, माँ जी ने हम दोनों का जीवन संवार दिया। जादुई मिर्ची ने सुजीत और मधु का जीवन बदल दिया। वो गरीब से अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो उनके पास दौड़ा चला आता। बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है, मेरी मदद कर दो। सुजीत और मधु दिल खोलकर लोगों की मदद करते, क्योंकि उनका धन कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो खाने में जादुई मिर्ची डालते और खाना सोना बन जाता। शायद ये जादू इन्हें इसलिए मिला था कि सुजीत और मधु लोगों की मदद कर पाएं। जादुई मिर्ची का जादू कभी ना खत्म होने वाला जादू था। एक गांव में रिंकू, पिंटू, मोनू और छुटकी नाम के 4 दोस्त रहते थे। स्कूल से लौटने के बाद वे ऊंची पहाड़ी की तरफ गिल्ली डंडा खेलने चले जाते। खेल शुरू करने से पहले वे ढेर सारी बातें किया करते थे। मैं अपने दादा के साथ घूमने जाता हूँ तो मैंने दादा को अक्सर लोगों से बातें करते सुना है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत मजे आते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस समय अपना बचपन जी रहे हैं और हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हम अपने मन के मुताबिक पैसे खर्च नहीं कर सकते, खाना भी वही खाना पड़ता है जो घर पर बनता है, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे पापा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे पापा अपनी नौकरी से बहुत परेशान रहते हैं। वो जिस आदमी की दुकान पर काम करते हैं वो बहुत खड़ूस टाइप का है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे कमाने नहीं पड़ते, शायद इसीलिए ही बचपन अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि जवान लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, कम से कम उन्हें शादी करने का मौका तो मिलता है। हम लोग तो चाहकर भी शादी नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, बातें बहुत हो गईं, अब गिल्ली डंडा शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक दिन की बात है, पतझड़ का मौसम था और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने गिल्ली को खूब लंबा उड़ाया। हवा से गिल्ली पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करें, गिल्ली तो पहाड़ी वाले जंगल में पहुंच गई। चलो पहाड़ी पार करके उस पार जंगल में चलते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती हैं कि पहाड़ी पार का जंगल मायावी है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी गिल्लियां खो चुकी हैं और हमारे पास नई गिल्लियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं सबसे पीछे चलूंगा, ताकि अगर कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं। आखिर तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे घर तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। चारों दोस्त गिल्ली लेने पहाड़ी पार के जंगल में पहुँचे। उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मत आओ। कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा? आवाज इस दिशा से आ रही है, उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तुम बहुत डरपोक हो। चलो दोस्तों, वहाँ जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। चारों दोस्त उस दिशा में बढ़ते गए जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या एक पेड़ भी रो सकता है? जैसा कि रिंकू की दादी ने कहा था, ये जंगल मायावी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुनो पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग तो अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, मनुष्य तो हैं ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छू कर आते हैं, ये तो बस मनुष्यों का प्रेम चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसका रोना इसकी चाल भी हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पिंटू और रिंकू डरकर भाग गए। मोनू, क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, लेकिन मैं पेड़ के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। छुटकी ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, अचानक पेड़ से एक भयानक हाथ बाहर निकला और उसने छुटकी को पेड़ के अंदर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग निकला। मोनू ने गांव पहुंचकर सारी बात पिंटू और रिंकू को बताई। हमें सबसे पहले छुटकी के घर चलना चाहिए और उसकी मम्मी को सारी बात बतानी चाहिए। तीनों दोस्त छुटकी की मम्मी के पास पहुँचे। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम तीनों सुरक्षित लौट आए। तीनों कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी छुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम तीनों को उल्टा लटका कर तुम्हारी पिटाई करूंगी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि छुटकी को वापस कैसे लाया जाए। हमें फिर से उस रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस पेड़ में कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो पेड़ हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी छुटकी अचानक गायब कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुँचे। हमारी दोस्त छुटकी कहाँ है? मुझे नहीं पता, बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। हमें इसकी बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इसके अंदर घुस कर देखना चाहिए। रिंकू ने मोनू और पिंटू के कान में कुछ कहा। तीनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वे अपने साथ कुल्हाड़ियाँ लेकर आए थे। जल्दी बताओ, हमारी दोस्त छुटकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। चुड़ैल रोजाना एक मनुष्य का खून पीती है। चुड़ैल ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसे रोजाना एक मनुष्य नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? चुड़ैल सिर्फ तुम्हें डराकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल और भूत आग से डरते हैं, वे आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुड़ैल ने मेरे अंदर एक सुरंग बना रखी है, वो उसी में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त पेड़ के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस समय खून के तालाब में नहाने गई हुई है। तीनों दोस्त पेड़ के अंदर गए और छुटकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल छुटकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए छुटकी बेहोश हो चुकी थी। हमें तुरंत छुटकी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। छुटकी को हॉस्पिटल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो छुटकी को होश आ गया। रिंकू और मोनू, छुटकी अब सुरक्षित है, चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं। हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। तीनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुँचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल वापस आई तो उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस फेंक दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो गया। एक घने जंगल के पास एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी पत्नी जया रहा करते थे। अरे महेश, कभी लौटा रहे हो मेरा कर्ज?
जल्दी ही सेठ जी। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। महेश की पत्नी को सेठ से बहुत परेशानी थी। अरे ए जी, आप और कितना ब्याज देंगे इस सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। पता नहीं, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना ही पता है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक बार की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े पेड़ का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सब पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं। पर क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से मेरे लिए बाल ही खरीद लो। पर अगर सेठ जी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद कर लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाके देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, आशा है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ ये लो। पर मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बहुत खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे पति मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है दीदी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और 9-2-11 हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तूने किसे अपनी बालियां दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, बिमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो ढिंडोरा पीट दिया और बोलती है कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो अच्छा था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। बेवकूफ औरत। जया के मन में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात फैला दिया करती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को पता चल जाता था। अरे महेश भाई, आज तुम्हारे घर पे खीर बन रही है, हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे पता कि क्या बन रहा है? हमें सब पता है, जया भाभी ने बोला। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को बता दिया कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात अपने तक नहीं रखती, सबका ढिंडोरा करती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक दिन की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत मोटा पेड़ काट रहा था। तभी उसके पैर को कुछ चुभा। उसने नीचे मिट्टी कुरेदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने के सिक्कों से भरा। वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं। महेश को जया की बेवकूफी याद आई। अगर मैं इस घड़े को घर लेकर गया तो जया सबको बता देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक योजना सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश नदी के पास गया। नदी से उसने कई मछली पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक पेड़ पर लटका दिया। फिर एक पेड़ पर उसने बहुत सारी रोटियां रख दी। पूरा पेड़ रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे। हाँ हाँ चलो। सोने के सिक्कों का घड़ा, वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे।
जंगल पहुंचते ही जया का ध्यान उस पेड़ पर गया। हे राम, रोटियों का पेड़? हाँ, कल तो इस पेड़ से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो पेड़ देखा जिसपे मछलियां लटक रही थीं। मछलियां उगाने वाला पेड़? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुंचा जहां वो सोने के सिक्कों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, पर अब ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी को बताऊं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने के सिक्कों की हांडी छुपा दी। यहाँ कुएं पे जया को अपनी सहेली शीला मिली। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। अब क्या बताऊं, हमारे तो भाग ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तू किसी को बताना मत। हाँ हाँ, पर औरतों की बातें कभी रुकी हैं? शीला ने ये बात आग की तरह फैला दी। सेठ जी को भी ये बात पता चल गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुंचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहर आ। क्या हुआ सेठ जी? तुझे नहीं पता कि क्या हुआ? तुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वालों से छुपा रहा है। सोने के सिक्कों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तेरी पत्नी ही सारे गांव वालों को बोलती फिर रही है। सेठ जी, मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। साधारण जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक पेड़ पर रोटियां लटकी थी, अद्भुत था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरे पेड़ पर मछलियां लटकी थी और जब हम आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने के सिक्कों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ही ले लीजिए। भोला, जा जरा घर में देख कुछ है क्या। सेठ जी के आदमियों ने घर की तलाशी ली पर उन्हें कहीं भी सिक्कों का घड़ा नहीं मिला। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं चुकाता। वो तो है। सेठ जी के साथ सारे गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना सुरक्षित रहेगा। अरे सुनिए, ये सब असली में हुआ था ना? तो लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जया परेशान थी पर महेश खुश था। उसका सोना सुरक्षित था। ये कहानी है एक घने जंगल की। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में एक तालाब था और इस भाग में अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी। जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए कैसे नन्हा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, पर उस पेड़ के लिए ये दर्दनाक है। हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगी। अक्सर पेड़ों को जानवरों से बहुत वेदनाएं मिला करती थी। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें खुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हाल। पक्षियों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है।
यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी भी करते हैं। हाँ, ये जानवर और पक्षी बहुत गंदे प्राणी होते हैं। मेरा बस चले तो इन्हें मेरी छाया में बैठने ही ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे जानवर और पक्षी हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की बातें बूढ़ा बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हमारा जीवन और पशु पक्षियों का जीवन जुड़ा हुआ है। हम उन्हें अपनी छाया से वंचित नहीं कर सकते हैं। बरगद भाई, आप हम सब में बड़े हैं, पर आप बूढ़े हैं और आपके विचार भी बूढ़े हो चुके हैं। ये पशु पक्षी रोज हमें नुकसान करते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो गलत बात है। हमें जानवरों और पशु पक्षियों को सबक सिखाना ही होगा और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। साल के पेड़ ने अपनी योजना सभी पेड़ों को सुनाई। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ सहमत नहीं था। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। भैया, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। पर इससे सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, पर हमारे रास्ते में रोड़ा भी मत बनिए। समझ गए आप? सारे पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ साल के पेड़ के साए में बैठ गया। साल का पेड़ इस ताक में था और फिर अचानक साल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक टहनी टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरी और वो डर के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे पक्षी भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ डर से कांप सकता है तो पक्षी तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ पक्षी आकर बैठे। साल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी टहनियां हिलाई और सारे पक्षी फुर से उड़ गए। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत अच्छे। ये सब गलत है, ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको पशु पक्षियों को सहारा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आया। आम ने अपनी टहनी से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर डर के मारे भाग गया। आज पहली बार मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से पहले ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी भी पशु पक्षी को हमारी छाया में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग पशु पक्षियों को सहारा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या? हमें बस इतना पता है कि पशु पक्षी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की। इस बार भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस दिन से वो तीनों पेड़ पशु और पक्षियों को डराकर भगाने लगे। धीरे धीरे पशु पक्षी वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल शांति थी। कितना अच्छा लगता है ना? यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जीवन कहते हैं। नहीं, ये खुशहाल नहीं है, ये वीराना है। पशु पक्षी
और हमें सृष्टि ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को न्योता दिया है। कौन सी परेशानी बड़े भाई साहब? हमें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। लगता है परेशानी बड़े भैया के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बहुत चिंतित था। वो जानता था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ दिन बीत गए और एक दिन यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारे को देखकर सभी पेड़ चिंतित हो गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में बात करने लगे। मैं कब से जंगल के इस भाग में आना चाहता था। तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम करते रहते थे। ये यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आश्रय लेते थे। तो अब वो सब कहाँ है? क्या पता, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे पेड़ देख, इन्हें काट कर बेचूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे पेड़ काट लिए तो 1 महीने के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बात सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे साल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने लगे। ये देखकर साल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा के साथ उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! लगता है इस पेड़ में कोई भूत है। बचाओ, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत! अरे भूत भूत भूत! लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग गए। यहाँ साल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला बोला, फिर भी आपने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियां समझ आ गईं, यही बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या पशु पक्षी को भगाना मत। बिल्कुल नहीं। लकड़हारों ने इंसानों में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। पर यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की रक्षा की। एक बार फिर पशु पक्षी उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस भाग में जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला।